बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम क्या है? क्या पाकिस्तान में किसी और फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत है? क्या ये फ़ौजी ऑपरेशन है? ये भी बहस का एक पहलू है। जब से ये ऐलान सामने आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों की जानिब से इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ जमातें चाहती हैं कि पार्लियामान को इस पर एतमाद में लिया जाए और डिबेट की जाए और उन ज़रूरियात का अहवाल बताया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को जिन वजूहात की बुनियाद पर ऐसे किसी ऑपरेशन का इरादा किया गया है। इस ऑपरेशन की ज़रूरत पाकिस्तान के समाजी ढांचे को देखते हुए महसूस की जा रही है। दहशतगर्दी की जो मुनज़्ज़म वारदातें हो रही हैं पाकिस्तान में उसको देखते हुए महसूस की जा रही है, या जो इल्ज़ाम एक जमात की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए या उनके लोगों को टारगेट करने के लिए इस तरह के किसी ऑपरेशन का जो इरादा है वो बांधा जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है, कुछ उसकी बात करेंगे। दूसरी जानब हमने देखा है कि मौलाना साहब कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम जो है ये अदम इस्तेहकाम बन जाएगा। क्या ऐसे किसी ऑपरेशन से पाकिस्तान के सियासी मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे या जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी? सवात का वाक़या हमारे सामने है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल है, पाकिस्तान की बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान में समाजी और मुआशी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको पाकिस्तान का दुश्मन एक्सप्लॉइट करता रहा है, आइंदा भी करेगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान जिस तरह के सियासी माहौल में इस वक्त है वहाँ पर एक सियासी ओनरशिप के बग़ैर ऐसा कोई इरादा कामयाब हो सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर दिफाई तजियाकार, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल अभी बहुत बेहतर है। ऐसे हालात नहीं हैं जैसे 2008 और 2009 में थे जब सवात ऑपरेशन किया गया था, तो ऐसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब ये भी एक सवाल है कि नेशनल एक्शन प्लान के बहुत सारे नुकात थे, उस पर पाकिस्तान ने उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था। रिस्पेक्टिव हुकूमतें आती रहीं लेकिन वो कहीं बैक बर्नर पे पड़ा रहा। जब कोई इशू होता है तो हमें नेशनल एक्शन प्लान याद आ जाता है। तो आप इसको नेशनल एक्शन प्लान का अनफिनिश्ड एजेंडा उसके तौर पर देखते हैं या आपको भी लग रहा है कि ये कोई नया ऑपरेशन करने की बात हो रही थी जितनी गुफ्तगू इस पे हुई अब तक? लेकिन तंजीला, बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं किया गया, बिल्कुल। और एपीएस के बच्चों की शहादत के बाद बनाया गया और उसमें 20 पॉइंट थे। सवाए फौज ने जो अपना काम किया और 2-3 महीने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने, रेस्ट इट वाज जस्ट केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज। आप उसमें देखें मदरसा रिफॉर्म सी कोई नहीं, जो सबसे बड़ी आमाजगाह है, नर्सरी है, ये बच्चों को ब्रेन वॉश करने की दनी तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये रिफॉर्म करने से नहीं किए गए। फिर जुडिशल रिफॉर्म नहीं हुए जो बहुत ज़रूरी। जुडिशल रिफॉर्म से इतना दहशतगर्दी को सेट बैक हो रहा है कि यू कांट इमेजिन। और उसके बाद ना आपकी पुलिस रिफॉर्म्स हैं, ना आपने कोई जो आपने और जितने रिफॉर्म से करने थे कुछ नहीं किए है। और इसके साथ फिर प्रॉब्लम ये हमारी देखें होती ये है कि आप एक ऑपरेशन करते हैं, फौज को लड़ाई में धकेल देते हैं और उसके बाद उनको उसके रहमो करम पे छोड़ के आप हुकूमत पीछे हट जाती है। नो, दैट शुड नॉट हैपन। ये इस दफ़ा जो फ़र्क ये है कि जो अज़्म ये इस्तेहकाम है, इसका मेन खद्दो-खाली यही है कि ये गवर्नमेंट इसको ओन करेगी, इसकी ओनरशिप लेगी, फौज दहशतगर्द के खिलाफ लड़ाई करेगी, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम लड़ाई करेगी। नाउ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर इसकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये इसी तरह इसको और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ा देंगे। कोई ऐसा कोई नया ऑपरेशन नहीं करा जैसे पहले राय रात, राय निजात, ज़रब-ए-अज़्म, ये रद्दुल फसाद थे, वो नहीं है। इट इज़ कॉन्टिन्यूशन। इसमें यह है कि आप इसी कैपेसिटी में आप इनको जदीद आलात दे देंगे, आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी कर देंगे, आप फेंसिंग के ये जो एनालिसिस होता है फोरेंसिक का वो कर लेंगे, उसके बाद आपको जो बॉर्डर मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। गाड़ियां जो आती हैं रजिस्टर्ड, उन गाड़ियों के शनाख्त का बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया जाएगा। इस तरह के काम किए जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी साइड है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो ओनरशिप साइड है और जो कोऑर्डिनेशन साइड है सिविल साइड की उसको इम्प्रूव किया जाएगा। अली साहब, आपको भी ये लगता है कि मिसअंडरस्टैंड किया गया जिस तरह का रिएक्शन आया
और उस रिएक्शन को देखते हुए आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि ज़ाहिरी बात है दहशतगर्दी सभी की दुश्मन है। पाकिस्तान ने बदकिस्मती से ऐसे हालात देखे हैं, कोई शहर महफूज नहीं था, मस्जिदें महफूज नहीं थी, अभी भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन इस मामले में भी इतना एक पॉलिटिकल एंगलिंग आ गई है कि शायद वजाहतें देने की ज़रूरत पड़ रही है हुकूमत को कि हम चाहते क्या हैं, हमने करना क्या था, इसको कैसे समझा गया। आपको भी लगता है कि कन्फ्यूजन है? बहुत शुक्रिया तंजीला। मैं समझता हूँ तीन बहुत अहम पहलू हैं आपके सवाल के जवाब में। एक तो पहले जिस तरह आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि क्या ये कोई नया ऑपरेशन है या नेशनल एक्शन प्लान का अनफिनिश्ड एजेंडा है, तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि बुनियादी तौर पे 2014 से पिछले 10 साल में देखें, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि काइनेटिक तो बहुत से ऑपरेशंस किए गए हैं, लेकिन जो नॉन काइनेटिक डोमेन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको अनफॉर्चुनेटली तमाम हुकूमतों ने पिछले 10 साल में निगलेक्ट किया है। और अगर मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जो वजूहात हैं दहशतगर्दी की वो नॉन काइनेटिक डोमेन में हैं, उनके जो असरात और नताइज हैं उनसे आप सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन के जरिए से नहीं निपट सकते। और ये बात फौज की आला क़यादत पे भी बिल्कुल वाज़ेह है कि 126 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो रोजाना किए जा रहे हैं, और सिर्फ इस साल आप देखें 6 महीने के अंदर 111 शहादतें पाक अफवाज और अफसी ने दी हैं, तो वो बहुत गिरा कदर हैं, लेकिन वो काफी नहीं है जब तक कि हम उन वजूहात का खात्मा नहीं करते जो कि दहशतगर्दी में इजाफे का बायस हैं, जिस ब्रिगेडियर साहब ने कहा। और उनमें कोई आपको कोई बहुत ज्यादा अखराजात उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इंतजामी उमूर को बेहतर करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त 15,000 से ज्यादा ऐसे मदारिस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, तो भाई उनकी रजिस्ट्रेशन कर लें आप। आपकी उनकी जो फॉरेन फंडिंग आती है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें आप पाकिस्तान की किसी भी एनजीओ है, अगर मदरसा एक एनजीओ है तो कोई भी एनजीओ जो है उसको एनओसी चाहिए होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसका ऑडिट होता है, तो मदरसे का क्यों नहीं होता? वो भी तो एक सोशल वेलफेयर का इदारा है ना, उसको हम एक और नजर से क्यों देखते हैं? अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि 5 से 600 अरब के करीब जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए गए थे, लेकिन वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसकी सलाहियत और उसकी काबिलियत में, अफरादी कुव्वत में बदकिस्मती से इजाफा नहीं हुआ। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है जुडिशल रिफॉर्म का। अगर आप मुझे 30 सेकंड दें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1955 में पहली दफा पाकिस्तान की जुडिशरी में जो मसाइल हैं उसके हवाले से रिफॉर्म की बात की गई थी। फिर 1969 में हमीदुर रहमान कमीशन ने यह कहा कि जो मुफ्ती बाहनी सर उठा रही थी 60s में मशरिकी पाकिस्तान में, अगर जुडिशल रिफॉर्म कर लिए जाते बर वक्त तो शायद 1971 की जंग की नौबत ना आती कि हम जो दहशतगर्दों की बेखनी कानूनी तरीके से बर वक्त अंदाज में अगर कर लेते तो आप देखें कि ये प्रोसेस कोई आजकल की बात नहीं है, 75 साल से ओवरड्यू है, क्योंकि जो अंग्रेज कवानीन बना के गया था उसका मकसद कोई 21वीं सदी के जो हाइब्रिड वॉरफेयर के चैलेंजेस से निपटना नहीं था, बल्कि आवाम को एक्सप्लॉइट करना था और अपने पे अपनी दस्तरस कायम रखना था। तो ये वो तीन चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ फौजी क़यादत ये तवक्को करती है कि तमाम सियासी इख्तलाफात और मफादात से बालातर होके कौमी सलामती के तगाज़ों के तहत इनको करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और आखिरी बात मैं मुख्तसर कह दूं कि देखिए ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है कि घरों में घुस के फौज जो है पकड़ धकड़ करेगी। भाई अभी भी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनका हरावल दस्ता काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होता है और फौज उस वक्त थैंक यू अली साहब, आपने एक्सप्लेन काइनेटिक एक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो पहले से मौजूद एक सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, लेकिन शौकत यूसुफ ज़ई साहब जो ओनरशिप का मामला है, ज़ाहिर है आप उस सूबे से हैं, वहाँ उस सूबे में आपकी जमात की हुकूमत है जहाँ जिसने सबसे ज़्यादा भुगता है दहशतगर्दी के नासूर को, जिसमें एक बदकिस्मत वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बुनियादी तौर पर मसला क्या है? आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया या आप लोग यकसर मुस्तरद करते हैं
इस तरह की किसी ऑपरेशन को? और क्या अब आपको बहुत सारी क्योंकि वजाहतें आ चुकी हैं जब से आपने एतराज़ करना शुरू किया है, तो अब आप लोगों के पास एक क्लैरिटी है कि ये उस तरह का फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है जैसा वज़ीरिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा था या जैसा सवात में हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस नालायक हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा एक्शन जब आप ले रहे थे या लेना चाहते थे, तो जब आपको खुद नहीं पता था कि ये कौन सा ऑपरेशन है, कैसा ऑपरेशन है, तो वज़ीर दिफा जैसे नालायक बंदे को क्या ज़रूरत थी जो कौमी असम्बली में आके कहा कि जी 2 सूबों में तो ऑपरेशन ज़रूर होगा, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, बाकी देखा जाएगा। ये देखिए, उनको खुद पता नहीं था कि ये है क्या। देखिए, जो अज़्म इस्तेहकाम था उसमें हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। उन्होंने आके कहा कि जी ऑपरेशन का ज़िक्र नहीं हुआ है, सिर्फ ये ज़रूर कहा गया है कि दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए, अमन ज़रूर कायम होना चाहिए, उसके लिए एक मैकेनिज़्म होगा। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई, हमारे PMLN वालों ने कहा जी ऑपरेशन होगा, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गई। एक अच्छा काम आप करेंगे, लेकिन अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो उसका फिर यही हाल होगा जो इसका हुआ है। देखिए, जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातों ने, नहीं तो सियासी हुकूमतों ने उसको ऑन किया है। ये जो भी समझता है कि जी बगैर उनके ऑनरशिप की ये जंग, कोई भी ऑपरेशन सियासी हुकूमतों के ऑनरशिप के बगैर नहीं हुई आज तक, सिवाय कारगिल की। जो कारगिल का इशू वो आपको साहब के सामने है कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दौर में क्या एक दूसरे के साथ क्या हुआ। बाकी तो देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसमें पूरी कौम शामिल होती है, अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। लेकिन आपको नहीं लगता यूसुफ ज़ई साहब कि आपकी जमात के बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे उससे ज़ाहिर है एक खलीज मज़ीद पैदा हो जाएगी? आपकी पूरी काबीना खुद जो है वो कोर कमांडर के हाँ चली जाए ब्रीफिंग लेने, तो वो आपको ठीक लगता है। लेकिन ज़ाहिर है एक हुकूमत है, उसके पास उसको मैंडेट यही दिया गया है। फिर एक कमेटी में जहाँ पे आपके वज़ीर आला मौजूद थे वहाँ पे बात भी हुई, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी लाइंस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि ये इसको इस तरह से पॉलिटिसाइज ना करें दहशतगर्दी का मामला, यानी कि आपसे ज़्यादा कौन हसास होगा? नहीं, आप तो एंकर है ना, आपने सवाल करना है। देखिए, हमारा जवाब आप भी सुने। जवाब ये है कि हमने मुखालिफत किस बुनियाद के ऊपर की है। पहली बात तो ये कि ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है। जब नहीं हो रहा था तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी हुकूमत को? और जब अगर हो रहा है ऑपरेशन तो क्या वो बगैर एतमाद में लिए हो सकता है? ये आप समझती हैं कि एक सूबाई हुकूमत को या पॉलिटिकल पार्टीज को जो खुद स्टेक होल्डर्स हो यहाँ, उनकी मर्जी के बगैर कोई भी ऑपरेशन कामयाब हो सकता है? मतलब ये पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिकन तो नहीं है ना, हर एक का अपना एक स्टेक है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाकिस्तानी है, कोई गद्दार नहीं है जिनको गद्दार बना दिया जाता है एकदम फौरन बगैर किसी कमीशन लिए हुए। तो देखें, ये मैंने जैसे आपसे कहा कि पहली बात तो एक ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है। जो ऑपरेशन जिस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो फिर झूठ क्यों बोला गया? फिर असम्बली में आके अब क्यों आपका वज़ीर इत्तलात जो है ना वज़ाहतें कर रहा है कि नहीं जी वो तो देखें वो तो गलतफहमी। भाई क्यों गलतफहमी आपने फैलाई? सही, ये हुकूमत है। अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुझे जरा ब्रिगेडियर साहब के पास ये पॉइंट लेके जाने, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद शौकत यूसुफ ज़ई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि अगर हुकूमत खुद वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थी और उसके पास पूरा एक प्लान नहीं था कि ये क्या है और कैसे करना और क्यों करना है, तो फिर शायद उस वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। पूछेंगे ब्रिगेडियर साहब से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के बाद जो रिएक्शन आया, इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जिसको हम देखते हैं कि बड़ा पोलिटिसाइज होना चीज़ों का बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो पोलिटिसाइज होने की वजह से क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस शुरू हो जाए, मुल्क में इंतशार ज़्यादा हो जाए, तो उससे ज़ाहिर सवाल उठता है। तो ब्रिगेडियर साहब पहले तो आप बताइए, शौकत यूसुफ ज़ई साहब जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई ऐसा मिसकोऑर्डिनेटेड था ये ऐलान करना, कबल अज़ वक्त था, आपने ऐसे ही आके कितना बड़ा बयान दाग दिया? इसमें देखिए दो चीज़ें आई थी। एक ये कह देते कि हम जो ऑपरेशन ऑलरेडी इंटेलिजेंस कर रहे हैं इसको हम और बेहतर कैपेसिटी के साथ अज़्म इस्तेहकाम के तौर पे नाम देख के कर रहे हैं ताकि इसको और अच्छे तरीके से किया जाए, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो। सेकंड, हमने ये प्लान कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू डिबेट इट इन द नेशनल असेंबली, और वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे सिक्योरिटी इदारे इन कैमरा ब्रीफिंग आके जो पार्टी सरबराह हैं उन सबको भी हम ब्रीफ कर देंगे ताकि उनको पता हो कि ये कितने ज़रूरी हैं, कितना इम्पोर्टेंस है, कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कैसे TTP और ये BLA, BLF और BNA हमारा नुकसान कर रहे हैं, फौजियों का,
सिविलियंस का, सिविल आर्म फोर्सेस का, एंड थिंग दे आर गेटिंग आउट ऑफ रियली कंट्रोल वी डोंट वांट। सेकंड था कि जुडिशरी, देखें जो ऑपरेशन आप करेंगे इस वक्त फौज, गवर्नमेंट और जुडिशरी अलॉन्ग विद देयर के तमाम स्टेक होल्डर जो तीनों चारों चीफ मिनिस्टर पर प्रोविंसी गवर्नमेंट हैं, दे हैव टू सिट डाउन। यहाँ ये नहीं हो सकता कि आप पकड़ें, बड़े खतरनाक मुजरिम को पकड़ें और उनको फौरन बेल मिल जाए। यू हैव टू डिसाइड जुडिशरी कि अगर उसके तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे हुए देन दे विल बी सॉर्टेड आउट। ये नहीं कि एपीएस के बच्चों की तरह पेशावर में पकड़े गए, उनको बेल दे के छोड़ दिया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर साथ ये फैसला कर लें कि 4-5 साल के लिए, क्योंकि अगर जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए तो डिसाइड किया था कि हम अपने टेररिस्ट कोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, इवन उनको कैंटोनमेंट में बिठा के चला देंगे ताकि वो सिक्योर हों और उनकी आइडेंटिटी ना दी जाए। नथिंग वाज डन। तो आप कम से कम ये चीज़ें करें, इसलिए कि डिटरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक उनको डर नहीं होगा कि हम 10-15 साल के लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी या सज़ाए मौत होगी, ये टेररिज्म मुल्क से ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, जो इसका जो इसका दूसरा पहलू अली साहब, वो ज़ाहिर है ये भी है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं। आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ब्रिगेडियर साहब ज़ाहिर है इदारों में सर्व कर के आए हुए हैं, शौकत यूसुफ ज़ई साहब हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, सो वो भी इस सेंसिटिविटी को जानते हैं। ये जो एक डिमांड जनरेट हो गई पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों की वजह से, अब अवाम भी ये चाहते हैं कि हर एक चीज़ के ऊपर पहले सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, यानी कि सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पे ऑन बोर्ड लिया जाए। अफ़गानिस्तान के साथ क्या आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है सिक्योरिटी के सेंसिटिव मामलात को देखते हुए? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें इसके 3 पहलू हैं। पहली बात ये है कि ये बात वाज़ेह करना, उसमें एक बरवक्त और एक बहुत क्लियर नैरेटिव टाइमली डेवलप करना डेफिनेटली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और डिड दे फेल इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे शौकत यूसुफ ज़ई साहब कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देखें, किसी हद तक अगर वो क्लैरिटी भी होती और साथ ही साथ ये भी सेंस जाता, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, कि ये एक इंक्लूसिव प्रोसेस है। और चूंकि देखें इसका नाम ही अज़्म इस्तेहकाम है, ये कोई मतलब कि हमने मुल्क को मुस्तहकम करने का अज़्म किया है, तो ऑब्वियसली ये एक इंक्लूसिव एफर्ट होगी, होल ऑफ नेशन अप्रोच होगी, इसमें सबको साथ लेके चलने की बात है। देखिए, सिंबॉलिकली जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी, उसमें केपीके के वज़ीर आला भी मौजूद थे। तो जहाँ तक रियासती ढांचे का ताल्लुक है, तो उसमें तो मरकज़ जो सारे सूबों की क़यादत है और जो दिफाई और इदारे हैं उनकी लीडरशिप मौजूद थी। तो जहाँ तक रियासत के कौमी सलामती के जो फॉर्मल फोरम्स हैं, डीसीसी है या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है या ये नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी है, इसमें तो रियासत के तमाम जो कानूनी और आईनी ढांचे के फेडरेटिंग यूनिट्स और दिफाई अफवाज की लीडरशिप है वो शामिल थी। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता मुझे थोड़ा सा ये बसत एहतराम ये कहना पड़ रहा है कि वो जमातें और सियासी लीडर्स जिनका इस वक्त फौज के साथ कुछ इख्तलाफात हैं, यूं लगता है कि इस ऑपरेशन में उन फौज के साथ अदम ताउन का बयानिया बना के वो फौज पे कुछ दबाव डालने की कोशिश की जा रही है ताकि अब सियासी मफादात हासिल किए जाएं। अगर मेरी राय इस हवाले से ये है, जो कि अफसोसनाक है। देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब का मकतब फ़िक्र, सोचने का अंदाज, पेशा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान को कैसे चलाना है, पाकिस्तान को कैसे बेहतर करना है, इसमें हम सब की शौकत यूसुफ ज़ई साहब क्या, लेकिन इस राय को ठीक है, क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद आ रही है शौकत यूसुफ ज़ई साहब, क्या उसको ये समझा जाए कि ये फ़ौज को दबाव में लाने की कोशिश है? आपकी तरफ से भी आ रही है, मौलाना साहब की तरफ से भी आ रही है, अवामी नेशनल पार्टी भी कोई बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है इस बात के साथ।
देखिए यही तो हमारा मसला है ना कि हम हर चीज़ को नेगेटिव पहलू में रखते हैं। अगर हम इसको अच्छे बेहतर तरीके से ले लेते तो हम फ़ौज के खिलाफ क्यों हो सकते हैं? अगर फ़ौज हमारे लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमारी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमारे लिए जानें कुर्बान कर रही है, तो हम फ़ौज के खिलाफ क्यों होंगे? जो सियासी बात है, हम सियासी बात करते हैं कि जी अगर इतना बड़ा ऑपरेशन का फ़ैसला पहले तो हुआ नहीं था। हम ये कह रहे थे, क्या अली अमीन गंडापुर ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ऑपरेशन का फ़ैसला तो हुआ ही नहीं है। हुँ, तो उस वक़्त सारे जितने भी फेडरल मिनिस्टर थे कहते ये अजीब आदमी है, मीटिंग में आके बैठा रहता है, फिर बाहर जाके कहता है मेरे से कोई मुशावरत नहीं हुई। और फिर अगले दिन जो है 2 दिन उस पे बहस हुई, तीसरे दिन वज़ीर इत्तलात साहब आए टीवी पे, उन्होंने कहा जी नहीं वाले अमीन साहब ने बिल्कुल सही कहा है। तो देखिए ये जो गलतफ़हमियाँ 3 दिन तक चलती रही, आप लोग टॉक शो करते रहे, हम भी उस पे अपनी बहस करते रहे, तो उससे कन्फ्यूज़न पैदा हुई। और देखिए फ़ौज पे प्रेशर क्यों डाला जाएगा? मतलब अगर हम ये कहें कि जी इतना बड़ा इश्यू है, हमें हमें उसमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। हुँ, अगर पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिस्कशन नहीं होती, अगर ये सिक्योरिटी मामलात हैं, तो फिर लीडरशिप को एतमाद में लिया जाए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लीडरशिप को बुलाया जाए। तो सही। ये बात करना, इसको देखें, ये हर एक बंदे की अपनी सोच है कि लेकिन जी मुझे लेकिन तो अच्छा फ़ौज के खिलाफ है, ये देखें। आपकी नहीं देखिए, आपकी मेरी मौजूदगी बात का सुनिए फ़ायदा ना। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही हूँ। शानदाना गुलज़ार साहिबा ने स्वात ऑपरेशन स्वात वाक़े पे जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इसको किसी ने भेजा था, ये शख्स प्लांटेड था। हुजूम इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं। मज़हब का जो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम है वो भी बहुत सारे लोगों पे लगा है। सियालकोट के अंदर भी ऐसा वाक़या हुआ है। ये क्यों? ज़ाहिर है आपकी कुलीग हैं, मैं भी बड़े अच्छे से उनको जानती हूँ, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन ये क्यों इस तरह की बातें क्यों आपकी तरफ से आती हैं, आपके लोगों की तरफ से? प्लांटेड है, साजिश है, हर चीज़ को अस मतलब अगेंस्ट अस हमारे खिलाफ है और साजिश है, ये क्या बयानिया है? नहीं, नहीं, देखिए एक होता है पार्टी पॉलिसी, एक होता है इंडिविजुअल अपनी सोच। जिस तरह मेरे भाई ने अभी कहा, अली साहब ने, कि जी ये फ़ौज पे दबाव डालना चाहते हैं। हम क्यों दबाव डालना चाहते हैं? ये फ़ौज कोई इतनी छोटी फ़ौज है कि इस पे दबाव डाल के आप अपने मक़ासद हासिल कर लेंगे। हुँ, असल चीज़ जो है वो ये है कि देखें, हम एक ऐसे उस पे खड़े हैं, दोराहे पे खड़े हैं कि हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो क्यों ना, बेहतर नहीं है कि हम अफ़गान हुकूमत के साथ भी दो टोक बात कर लें? हमारे पास लीडरशिप मौजूद है, वो लोग भी मौजूद हैं जिनके अफ़गान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं, उनको भी शामिल किया जाए और एक दफ़ा हुज्जत तमाम तो हो जाए ना, हुँ। कि भई देखिए हम आपके साथ, हम आपको चीनी भी देते हैं, हम आपको आटा भी देते हैं, हम आपको सारी चीज़ें तो यहाँ से जाती है ना ठीक है। हमारे साथ। तो फिर वहाँ से भी हम शानदाना आपको के बयान पे क्या कहेंगे आप? नहीं, शानदाना, देखिए शानदाना ने हो सकता है उसने किस बुनियाद पे कहा, या तो उन्होंने टूरिज्म की बुनियाद पे कहा होगा कि जब भी टूरिज्म स्टार्ट होता है कालाम की तरफ या स्वात में, तो कोई ना कोई वाकया रोनुमा हो जाता है, या उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, लेकिन ये उनकी अपनी ज़ाती सोच हो सकती है, पार्टी की सोच नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने क्यों इनकार किया कि जी हम ब्रीफिंग नहीं देते? ठीक, क्योंकि ये हसास मामला, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि किस चीज़ पे इन्होंने ब्रीफिंग देनी है। ठीक। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, नहीं हम तो ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि ये तो ओ भाई ऑपरेशन सो तो सो कई जो अरसे हाँ, से जो जारी है। पॉलिटिकल हैंडलिंग जो है आपके ख्याल इंटेलिजेंस में, बेस्ड, हाँ, देखिए ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल हैंडलिंग है वो ख़राब थी इस मामले की। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद कुछ शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी जो हमारे माशरे में आ गई, जिसका हम सोशल मीडिया पे इजहार देखते हैं, जिसका हम गलियों चौराहों में इजहार देखते हैं, जिसका हम कराची की सड़कों पे जैसे लोगों को मारा जा रहा है उसका इजहार देखते हैं, कुछ उस पर बात करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में उसको डीपर कॉजेज़ को भी एड्रेस करने की बात हुई थी, वो हम क्यों नहीं कर सके? ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम कर रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम का जब नाम लिया गया उसके बाद कैसा रिएक्शन आया और उसकी वजूहात क्या हैं। बात नेशनल एक्शन प्लान की, एपिक्स कमेटी की कुछ करें। अली साहब, जो इंतहा पसंदी का मामला है, एक माशरे पूरे में अदम बर्दाश्त है, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, समाजी तकसीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो नेशनल एक्शन प्लान में ये जो रूट कॉजेज़ थे, जिसमें सिलेबस था, बहुत सारी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई किया था। आपको लगता है कि इट इज़ द टाइम कि अब उनकी तरफ भी तवज्जो की जाए, सिर्फ़ एक किसी ख़ास मखसूस ज़ाविये से चीज़ों को ना देखा जाए, बल्कि कुछ लार्जर ब्रॉडर काम भी सोसाइटी में होने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वक्त आ नहीं गया। मैं तो समझता हूँ वक्त बहुत ज़्यादा हमने ज़ाया कर दी है, इट्स लॉन्ग ओवरड्यू। मैंने आपको जुडिशल रिफॉर्म की एग्जांपल दी कि पहली दफ़ा खुद जुडिशरी का जो कमीशन था उसने कि जी क्या मसाइल हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, 1955 में बना था। फिर हुदुर रहमान कमीशन बना 1969 में,
वो उनकी चीजें आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। देखें, जो प्रोसिक्यूशन का है, विटनेस प्रोटेक्शन का मामला है, फोरेंसिक्स का मामला है, जजेस की ट्रेनिंग का मामला है, अच्छा पुलिस की लेटेस्ट इक्विपमेंट के हवाले से, इंटेलिजेंस अप्रोचेस के हवाले से, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की बात है, उनको इक्विपमेंट देने की बात है। अच्छा, फिर उसके अलावा मैंने जिस तरह मदारिस की बात की कि 15,000 के करीब मदारिस जो हैं अनरजिस्टर्ड हैं, तो उनको रजिस्टर करने से कौन रोकता है? अच्छा, फिर तमाम मदारिस का जो है करिकुलम एक करने की बात है, उसको रेगुलेट करने की बात है। अच्छा, जो उलमा हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की बात है, और उसके साथ ही साथ जो फॉरेन फंडिंग है मदारिस को, उसको रेगुलेट करने की और मॉनिटर करने की बात है, उनके ऑडिट कराने की बात है। तो ये वो तमाम चीजें, ये सारी चीजें फौज ने तो नहीं करनी, और ना इसके हवाले से कोई फौजी ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ये तो खालिस्तन गैर सियासी मामलात हैं। तो मैं तवक्को भी करता हूं और अपील भी करता हूं एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात से बालातर होके जो गुड फेथ में, अब देखें मैं तवक्को करता हूं केपीकी की जो गवर्नमेंट है वो अपने इंटरेस्ट में, अपने वसाइल से ये मामलात तो आई एम श्योर वो करना चाहेगी, ताकि दहशतगर्दी की जो माली मावनत है, जो गैप्स हैं इदारों के दरमियान ताबून के हवाले से, इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनको प्लग किया जाए। क्योंकि सिर्फ हमारे जो जवान और अफसरान और एफसी के लोग रोजाना शहादतें दे रहे हैं, मैं समझता हूं, बल्कि मुझे कहने दीजिए आपके तवस्सुत से, एक सेंस ये है कि जनाब फौज के अंदर कि भाई हम शहादतें भी दें और साथ में हम गालियां भी खाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना जनाब। थोड़ा सा तो आप अच्छा, आपने बहुत सारी चीजों को गिना है शौकत यूसुफजई साहब। मैं सिर्फ केपी की बात नहीं करती हूँ, जाहिर है सिंस आप एक सियासी रहनुमा हैं, सियासी कारकुन हैं एक जमात के, तो सियासी जमातों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। आपके माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है, आपके माशरे में समाजी तकसीम बढ़ती चली जा रही है। फिर देखें, मैं फिर आपके लोगों की मिसाल दूंगी क्योंकि आप रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद हैं और कोई जमात का बंदा है नहीं। शहरयार आफरीदी साहब ने अपनी तकरीर की, रेजिग्नेशन की, उसमें उन्होंने कौमियत का भी इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने मज़हब का भी इस्तेमाल किया। तो ये ज़ाहिर है सारे मामलात पोलिटिसाइज्ड हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो इस सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए सियासी लोगों का जो काम है वो नहीं करेंगे। फ़ौज खाली अगर ऑपरेशन करेगी वो कामयाब नहीं होगी। तो कैसे मामले को, सियासी जमातों को कैसे ऑनरशिप लेनी चाहिए, कोई काम करना चाहिए? नेशनल एक्शन प्लान का जो एजेंडा फिनिश नहीं हुआ उसको कैसे मुकम्मल करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से हर इदारे को अगर अपना अपना काम सौंप दिया जाए तो बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगर देखें पुलिस रिफॉर्म्स की आप बात करती हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुआ था, सिर्फ केपी के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स आई हैं और मैं खुद उस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का। अच्छे खासे रिफॉर्म्स आए, अच्छे खासे इक्विप्ड किया पुलिस को, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक, अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं थी 2013 तक, उस वक्त हालात देखें, 2013 में इमरान खान की हुकूमत आई, पुलिस रिफॉर्म शुरू हुए, पुलिस को तमाम चीज़ें, असलाह वगैरह फराहम कर दिया गया। उसके बाद आप देखें काफ़ी हद तक मामला दुरुस्त हुए। फिर हमारे पाक फ़ौज के जो ऑपरेशन हुए उसके ज़रिए भी काफ़ी बेहतरी आई। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नेशनल एक्शन प्लान पे अधूरी रह गई हैं, उनको ज़रूर पिन पॉइंट करना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि हम कहें कि जी मदारस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आए, बहुत सारे। अब पहले तो पुलिस रिफॉर्म्स को कर लेना, सारे दूसरे सूबे वहाँ बिल्कुल खामोशी है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से सिर्फ पीटीआई के पीछे लोग पड़े हैं, लेकिन और बाकी खैर खैरियत है। कोई, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ NGOs पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो मतलब ये कि इसको सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकली आप एक टूल बना के किसी जमात को, आप देखें कि इमरान खान, अशरफ गनी जो था वो पाकिस्तान मुखालिफ था, अफगान प्रेसिडेंट, लेकिन उनके साथ मरासिम बेहतर बनाने की कोशिश हुई। इमरान खान गए, उनको यहाँ बुलाया, पाकिस्तान बुलाया, तो उससे मामला काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। आप इस चीज़ को नोट करेंगे। ठीक है। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को एंगेज करना चाहिए, अफगान गवर्नमेंट को। अफगान गवर्नमेंट को ज़रूर एंगेज किया जाए कि देखिए उनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है। हमारा तो जैसे तैसे वक्त गुजर जाएगा, लेकिन उनका हमारे बगैर कोई गुजारा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने जो एक ही हमारा जरिया है अफगान बॉर्डर, ब्रिगेडियर साहब, जिसके जरिए
अफगानिस्तान के साथ, ठीक सेंट्रल है। एशिया के साथ, ये एक वो हो सकता है तिजारत। वो हर वक्त जो है ना वो उस मसले में रहती है। शुक्रिया तो शौकत हमें तो यूसुफजई साहब, आपने अफगानिस्तान का नाम ले लिया। मैंने आखिर में ब्रिगेडियर साहब से पूछना भी यही था कि जाहिर है ये कौमी हुकूमत जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट हो, ये उसके फ़ैसले होते हैं। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी मामलात बेहतर करने के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत होगी? ब्रिगेडियर साहब, कोई भी एक्शन लेने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत होगी, और फिर ये जो इंतहा पसंदी का मामला है, इस पर सियासी जमातों का रोल क्या है? क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी है, थानों को बेहतर करना है, ये सब तो ज़ाहिर फ़ौज ने नहीं करना। तंजीला, सबसे बड़ी बात है कि ये जब बात की गई तो एक तो बड़ा अफसोस की ये बात है कि इसको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बना दी है। बजाय कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है, खासतौर पे KPK बलोचिस्तान को फिट करता है कि जी वी सपोर्टेड बट वी नीड फर्दर क्लैरिफिकेशंस, जो एक पॉजिटिव बात होनी चाहिए। इंडिया को यही हम मौका देते हैं, देखिए वो कहते हैं शोर मचाते हैं, इन चीज़ों को ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 बात ये कि अफ़गान गवर्नमेंट से हमने डिमांड क्या की हुई, एक ही डिमांड है कि आप अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल मत करने दें। इन्होंने कमिटमेंट की थी, नहीं कर रहे। नाउ इज़ द टाइम कि हम उनको बताएं जी कि ये अपनी एक नेशनल कंसेंसस करके देन वी टेल देम कि हम अब अपना इधर ये अज़्म इस्तेहकाम पर एक इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को। हमें आपकी ज़रूरत है और आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप पहले बॉर्डर को सील कर लें, डोंट लेट इन्फिल्ट्रेशन कमिंग टुवर्ड्स आवर साइड, और एल्स विल बी कंस्ट्रेन्ड टू गो एंड डू सर्जिकल स्ट्राइक इन द एरियाज ऑफ जहाँ TTP की कॉन्सल्टेशंस हैं, BLA BLF के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या वहाँ उनके कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनके लिए जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ हमें 2-3 स्टोर ये करें, अज़्म इस्तेहकाम करें, और एक इसके साथ नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, बिकॉज द होल नेशन हैज़ टू स्टैंड विद आर्म फोर्सेस इस ऑपरेशन के लिए। ये प्रॉब्लम होती है कि हमेशा ये होता है कि अब समुद्र में हाथ पांव बांध के किसी को छोड़ दें, लाइफ जैकेट दे दें, ना किनारे पे लगे ना वो डूबे। तो आपको ये ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि फौज लड़ती रहे और आप आराम से हुकूमत पॉलिटिशियन आराम से बैठ जाए। दैट टाइम इज गॉन। यही चीफ आमिर आसिम मुनीर ने इसी पे जोर दिया है कि नाउ ओनरशिप शुड बी विद द गवर्नमेंट। दहशतगर्दी खत्म करना हुकूमत का काम है, दहशत मारना फौज का काम है। इसको लेके आप चलें, लेकिन कंसेंसस बिल्ड करें, इनको ब्रीफ कर दें, और आई एम श्योर कि इनका जब तक सियासी कंसेंसस नहीं होगा, जाहिर है ये इतने हसास और इतने अहम मामलात हैं, इतने संजीदा नोयत के हैं कि हल की तरफ नहीं जाएंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, सैयद मोहम्मद अली साहब और शौकत यूसुफजई साहब, आप तीनों का शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। मैं मानूँ कि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है, लेकिन जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, शायद उस पर सियासी जितनी भी बातें हैं, इख्लाफात हैं, उनसे बाला नज़र हो कि तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए ताकि उन चैलेंजेस से हम निमट सकें और वो मज़ीद गंभीर ना हो। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।